दोस्तों, मैं आज एक नई कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस कहानी को भी खूब सारा प्यार देंगे। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। मालिनी एक चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत ही दुख देखे थे, लेकिन आज उसकी शादी शहर के सबसे नामी बिजनेसमैन राघवेंद्र मलिक के इकलौते पुत्र वीरेंद्र मलिक से होने वाली थी। लेकिन मालिनी की आंखों में इस शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। दुल्हन के जोड़े में मिरर के सामने बैठी मालिनी के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। तभी जो ब्यूटिशियन उसका मेकअप कर रही थी वह बोलती है, मैम आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सर तो आप पे से नजरें ही नहीं हटा पाएंगे। और यह सच भी तो था। उसने एक खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में हैवी मेकअप, साथ ही गोरा चेहरा जिस पर हल्का मेकअप, डार्क लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। वीर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वीरेंद्र मलिक एक बहुत ही सुंदर 28 साल का यंग बिजनेसमैन। उसके सभी बिजनेस राइवल उसे देखकर जलते थे। उसके कुछ दोस्तों का यह भी कहना था, यार तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता। लेकिन उसे तो फिल्म के नाम से ही चिढ़ थी। उसके पीछे भी उसका पास्ट जुड़ा हुआ था, जो आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। वह सख्त मिजाज का बंदा था। किसी को भी अपने ऊपर नहीं समझता था सिवाय अपने दादाजी के, जिससे वह बहुत प्यार करता था और उन्हीं की वजह से उसे शादी करनी पड़ी। वीर मालिनी का हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले जाता है और मालिनी भी उसके साथ चली जाती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। वीर मालिनी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और कोई उनकी तस्वीर खींच लेता है। इसी तरह फेरे लेते हुए तस्वीर खींचता है। फिर पंडित जी बोलते हैं, अब यहाँ विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी पूरी होते ही वीर उस इंसान के पास आता है जो फोटो खींच रहा था और पूछता है, सभी फोटो दादाजी को भेज दी केशव। इस पर केशव, जो वीर का असिस्टेंट था, बोलता है, यस सर, मैंने फ़ोटो भेज दी और वीडियो कॉल पर भी शादी दिखा दी दादाजी को। वीर उसे गुस्से से घूरता हुआ बोलता है, मैंने तो सिर्फ फ़ोटो भेजने को कहा था, फिर वीडियो कॉल क्यों किया। इस पर केशव डरता हुआ बोलता है, सर वीडियो कॉल मैंने नहीं, दादाजी ने मुझे किया था कि मुझे बहू का चेहरा देखना है और सभी रस्में देखनी है। इस पर वीर बोलता है, दादाजी भी ना उनके कहने पर शादी कर तो रहा था। फिर वीर मालिनी को लेकर घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही मालिनी दरवाजे पर पहुंचती है तो थोड़ा रुक जाती है। वीर बोलता है, तुम्हें तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई नहीं होगा, फिर तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो। यहाँ पर कोई तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा। वीर की बात पर मालिनी ने कुछ नहीं बोला और अंदर आ गई। अंदर आते ही वीर ने मालिनी से कहा, उम्मीद है कि तुमको याद रहेगा कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। भले ही मैंने यह शादी अपने दादाजी के लिए की है और तुमने अपनी मामी की वजह से, तो इस समझौते की शादी तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे, समझी। भले ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला है, लेकिन मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। इसीलिए तुम्हें जो चाहिए होगा सब मिलेगा सिवाय मेरे। और ध्यान रहे कि कोई मेरी निजी ज़िंदगी में दखल दे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर मालिनी को भी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से बोलती है,
आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। और वीर से पूछती है, मेरा कमरा कहाँ है? वीर उसे उसके कमरे का रास्ता बता देता है। मालिनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर वीर भी अपने रूम में आकर रेस्ट करता है। मालिनी अपने कमरे में आ गई। उसने चारों तरफ नज़र डाली। कमरा बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें एक किंग साइज बेड था, जिस पर सफ़ेद बेडशीट और पिलो कवर थे, और कमरे में सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे। मालिनी मन में सोचती है, रूम तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस खड़ूस को झेलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उसी ने तो मुझे उस अमन से बचाया था। फिर आराम से बेड पर लेट जाती है और सुकून से आंखें बंद कर लेती है और नींद की आगोश में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ही वीर के फ़ोन की घंटी बजने लगती है। वीर फ़ोन उठाता है तो आगे से आवाज़ आती है, वीरेंद्र बेटा। वीर जल्दी से उठकर बैठ जाता है। दादाजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी बहू कहाँ है? मेरी बात कराओ। दादाजी, वह तो अभी नहा रही है। वह जैसे ही आती है मेरी बात कराओ। ठीक है दादाजी। वीर तुरंत भागते हुए मालिनी के रूम के बाहर आ गया और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। मालिनी, मालिनी। वह इतनी गहरी नींद में थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसने बंद आंखों के साथ ही दरवाज़ा खोला। वीर ने तुरंत ही मालिनी का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ अपने रूम में ले आया। रूम में आते ही मालिनी जाकर उसके बेड पर सो गई। वीर ने मालिनी को उठाने की बहुत कोशिश की कि दादाजी का फ़ोन आ रहा है, लेकिन मालिनी पर इसका कोई असर ना हुआ। तो वीर ने बाथरूम से पानी लाकर मालिनी के ऊपर डाल दिया, जिससे मालिनी अचानक से उठकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, यह क्या किया आपने? मुझ पर पानी क्यों डाला? तुम उठ ही नहीं रही थी तो मैं क्या करता? पर आपको मुझसे क्या काम है? तुम काम की बात कर रही हो? यहाँ दादाजी का कॉल आ रहा है। वह तुमसे यानी अपनी बहू से बात करना चाहते हैं। क्या दादाजी का कॉल आया था? हाँ, अभी फिर आएगा। ये लो फ़ोन और बात कर लेना। दो मालिनी को दादाजी से बात करने को बोलकर वीर बाथरूम में चला जाता है। तभी दादाजी का कॉल वापस आ जाता है तो मालिनी उनसे बहुत अच्छे से बात करती है। दादाजी मालिनी से बहुत इम्प्रेस होते हैं और जल्दी आने का बोलकर फ़ोन रख देते हैं। तो मालिनी भी फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगती है। इतनी ही देर में वीर भी ऑफिस के लिए रेडी होकर आ जाता है। मालिनी वीर को भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तब वीर उससे पूछता है कि दादाजी से क्या बात हुई तुम्हारी? ध्यान रहे कि दादाजी को हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता ना चले। वह बहुत ही सख्त लहजे में बोलता है। तो मालिनी उसे घूर कर देखती है और मन में सोचती है, कितना अकड़ू है ये वीरेंद्र मलिक। तभी वीर उसे देखकर कहता है, मन में मुझे कोसना बंद करो। मालिनी सकपका जाती है और सोचने लगती है कि इस अकड़ू को कैसे पता चला। तभी वीर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और ऑफिस के लिए खड़ा हो जाता है। फिर वह मालिनी से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे तो घर में तुम्हारे ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो घर में रॉबिन है, उसे बोल देना। और हाँ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहना और मुझे फ़ोन करके परेशान मत करना। यह बोलकर वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। मालिनी उसे जाते हुए देखती रहती है। जब वीर चला जाता है तब मालिनी चैन की सांस लेती है और खुद से ही कहती है, शुक्र है गया ये अकड़ू।
मालिनी अपने रूम में जाती है और बालकनी में खड़े होकर आसमान को देखने लगती है और अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है। मालिनी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली में उसके मामा राजेश, उसकी मामी सिया और उनकी इकलौती बेटी राधिका थी। मामी मालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जबकि मामा मालिनी को बहुत मानते थे, पर मामी के आगे उनकी जल्दी नहीं चलती थी और राधिका उसे तो मालिनी फूटी आँख नहीं भाती थी। मालिनी राधिका से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए राधिका उससे जलती थी और यही जलन नफ़रत में बदल गई थी। जबकि मालिनी के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो राधिका को अपनी बहन की तरह मानती थी। लेकिन राधिका और मामी ने तो उसकी नाक में दम कर रखा था। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वह दोनों उसे परेशान न करती, पर मालिनी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो थी तो उसकी मामी। पर मालिनी तब टूट जाती। मामी उसे ताना मारती कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारे ऊपर बोझ बनी बैठी है। दरअसल मालिनी जब 1 साल की थी, तब उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से मामा ने ही इसकी परवरिश की थी। मामी का यही ताना मालिनी के दिल को 1000 टुकड़े कर जाता था। यह सुनकर मालिनी बहुत रोती थी। मालिनी की पूरी पढ़ाई का खर्चा मामा ने उठाया था, जिससे मामी बहुत चिढ़ती थी। मामी तो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, पर मामा मालिनी की पढ़ाई को लेकर थोड़े सख्त थे, इसीलिए मामी की यहाँ एक न चली। मालिनी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक बुटीक में जॉब कर ली थी, क्योंकि वो अपने मामा मामी पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। मालिनी तो पहले यह सुनकर चौंक जाती है और फिर बोलती है, मामा जी मेरी शादी, वह भी ऐसे अचानक। तो राजेश जी बोलते हैं, बेटा मुझे पता है कि आप अपनी शादी के बारे में सुनकर चौंक गई हैं, पर मालिनी मेरी बच्ची, यह रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता है और तुझे पता है यह रिश्ता तेरी मामी लेकर आई है। यह सुनकर तो मालिनी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। क्या मामा जी, यह रिश्ता मामी लाई है? मामा जी बोलते हैं, हाँ बेटा, यकीन नहीं हो रहा ना? वह थोड़ी जुबान की तेज़ है, पर तेरे लिए उनके दिल में नफ़रत नहीं है। तभी तो देख उन्हें कि तेरे लिए इतना बढ़िया रिश्ता ढूंढा। अच्छा यह सब छोड़ो, अब तू बता, क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर है? देख बेटा, अगर तू अभी शादी के लिए तैयार नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। मालिनी थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है, मामा जी मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। यह सुनकर मामी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मालिनी यह शादी नहीं करना चाहती थी, पर मामा जी की बात को वह कभी नहीं टालती थी और हमेशा उन पर बोझ नहीं बनी रहना चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए मान गई। मामा मामी और राधिका तो बहुत खुश थी यह सुनकर कि मालिनी शादी के लिए तैयार हो गई है। अमन की फैमिली वाले मालिनी को देखने आए। उन्हें मालिनी बहुत पसंद आई। वह लोग एंगेजमेंट की तारीख फिक्स करके चले गए। फिर कुछ दिन बाद अमन और मालिनी की एंगेजमेंट भी हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, पर पहली नज़र में ही मालिनी को अमन अच्छा नहीं लगा था। उसे बहुत अजीब नज़रों से देखता है। यह मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मालिनी चाह कर भी ये बात किसी को बोल नहीं पा रही थी। वह इस बारे में अपने मामा जी से बात करना चाहती थी, पर मामी उन्होंने तो उस पर अपनी
झील वाली नज़र रखी हुई थी, जिससे बात नहीं करने देती। फिर मामी जी जल्दी ही पंडित जी को घर बुलाती है शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। पंडित जी देख ताक कर 6 महीने बाद का मुहूर्त निकालते हैं। यह सुनकर तो मामी का मुंह फूल गया और पंडित जी से बोलती है, पंडित जी 6 महीने इतना लंबा वक्त, आप कोई आसपास का मुहूर्त निकालिए। 1 महीने बाद का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? पंडित जी बोले, देखिए श्रीमती जी, सिर्फ पास का यही एक मुहूर्त है जो मैंने अभी बताया है। 6 महीने बाद वाला यही सबसे नज़दीक का मुहूर्त है, बाकी सारा मुहूर्त 1 साल बाद का है। यह सुनकर तो मामी तुरंत बोल पड़ती है, पंडित जी यह 6 महीने बाद वाला मुहूर्त ही ठीक है, उस पनौती को मैं 1 और साल नहीं झेल सकती। मामी 6 महीने बाद वाले मुहूर्त पर मालिनी की शादी के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच मालिनी ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, उसने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। इधर अमन एंगेजमेंट के बाद शुरू में मालिनी से 1-2 बार कॉल किया, तब मालिनी ने ना चाहकर भी उससे शुरू में ही 1-2 बार बात कर ली। तब से अमन का कॉल रोज़ आने लगा, लेकिन मालिनी उसकी कॉल को जल्दी रिसीव नहीं करती थी। वह उसकी कॉल को इग्नोर कर देती थी, जिससे अमन का पारा हाई हो जाता, लेकिन फिर भी वह अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता। वह उसे सारे दिन 4 से 5 बार कॉल करता रहता। एक दफ़ा तो मालिनी गुस्सा कर फ़ोन उठा लेती है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो मालिनी, शुक्र है। मालिनी, शुक्र है तुमने फ़ोन तो उठाया। मैं कई दिन से तुम्हें कॉल कर रहा था और आज भी मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, पर तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। पर अभी तुमने कॉल पिक किया तो मुझे अच्छा लगा। तभी मालिनी गुस्से में लाल थी। वह उस पर चिल्लाती है, आपको तमीज़ नहीं? अगर मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर रही तो इसका मतलब बिज़ी ही होंगी। आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? मैं अभी अपने बुटीक में हूँ, अपनी जॉब कर रही हूँ, लेकिन आपको चैन कहाँ है? कब से आपने मुझे परेशान करके रखा है? अभी मैं बिज़ी हूँ तो आपसे बाद में बात करती हूँ, और हाँ, इसके बाद आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। इतना बोलकर वह फ़ोन रख देती है। मालिनी का रूड बिहेवियर अमन को हजम नहीं होता। वह गुस्से से लाल हो जाता है और कसकर अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मालिनी वर्मा, तुमने मुझे अमन रॉय से इतनी बदतमीज़ी से बात की? जितना प्यार से पेश आ रहा हूँ उतना भाव खा रही हो। अब तुम देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बना दिया तो मेरा नाम भी अमन नहीं। इधर मालिनी बुटीक में अपना काम ख़त्म करके 5 बजे घर पहुँचती है। फिर फ्रेश होकर सबके लिए चाय बनाती है और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाती है। बाहर सब बैठे थे, मामा मामी और राधिका। तभी मालिनी चाय पकौड़े लेकर बाहर आती है। तभी मामा बोलते हैं, बेटा तुम अभी अभी तो आई हो, काम पर से तुमने आराम भी नहीं किया और आकर किचन में लग गई, हमारे लिए चाय बनाने लगी। मामी बोली, अच्छा, या कहीं की महारानी है जो काम पे से आएगी तो घर का काम नहीं करेगी, और मैं क्या नौकरानी हूँ जो सारा दिन घर में खटती फिरूँ? मामा बोले, चुप करो तुम्हें तो बस मौका चाहिए। मालिनी हमारे यहाँ 6 महीनों की मेहमान है, फिर यहाँ से चली जाएगी। अब तो उससे काम करवाना बंद करो। मालिनी जब अपने ससुराल चली जाएगी तो तुम्हें खुद ही काम करना पड़ेगा।
तो अब से ही सब कुछ करने की आदत डाल लो और अपनी जांगरचोर बेटी को भी कुछ सिखा दो, वरना जब खुद अकेले खटना पड़ेगा ना, तब समझ आएगा। राधिका, देख अपने पापा को, मालिनी इन्हें काम काजू लगती है, मैं और तू इन्हें जांगरचोर लगते हैं। अपनी बेटी को कोई ऐसे भूलता है क्या? तो मामा, तो इसमें क्या गलत बोला मैंने? कौन सा काम करती हो तुम? दिन भर आराम ही तो करते देखता हूँ तुम्हें। और एक मालिनी है जो सारा दिन बस काम ही करती रहती है, काम से आने के बाद भी काम करती है। मैं तो इसे एक पल की आराम करते हुए भी नहीं देखता। मामी बस करिए आप, ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। इसकी पता है हमें कि यह आपकी लाडली है, इसकी बुराई कहाँ दिखाई देगी आपको। और तो और अपनी ही बेटी से काम करवाने को बोल रहे हैं। मेरी फूल सी बच्ची अब काम करेगी। इतने नाजों से पाला है, इसे एक बड़ी डॉक्टर बनाना है। मामा, हाँ वह तो दिख ही रहा है, कितना पढ़ रही है और कितनी बड़ी डॉक्टर बनेगी। इस तरह मामा और मामी में बहस चलती रहती है और राधिका आग में घी का काम करती रहती है। मालिनी बेचारी उन दोनों को रोकने की कोशिश करती रहती है, पर दोनों सुनने वाले कहाँ थे। थोड़ी देर बहस चलने के बाद मामा गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं और मामी गुस्से से वहीं बैठी रहती है। तभी राधिका फिर से आग में घी डाल देती है। राधिका बोलती है, मालिनी की वजह से हुआ है माँ, इसकी वजह से आज पापा के दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है, इसने ही भड़काया है पापा को हमारे खिलाफ। मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रुधिर स्वर में बोलती है, नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मामी उठकर उसके पास आती हैं और गुस्से से उसे घूरती हैं। फिर वह कुछ बोलने वाली होती हैं कि तभी डोरबेल बजती है। तब राधिका दरवाज़ा खोलती है और सामने किसी शख्स को देखकर हैरान हो जाती है। मामी बोलती हैं, कौन है बेटा? राधिका बताती है, अमन जीजू हैं। अमन मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो मिस साली साहिबा, कैसी हैं आप? तो राधिका बोलती है, मैं अच्छी हूँ। तभी मामी की फिर से आवाज़ आती है, राधिका कौन है? राधिका बोलती है, माँ अमन जीजू आए हैं। यह सुनकर मालिनी का मुंह बन जाता है। तभी राधिका अमन को अंदर लेकर आती है। अमन आकर मामी का पैर छूता है। मामी बोलती है, खुश रहो बेटा, अचानक कैसे? वह भी इतने दिनों बाद। अमन बोलता है, हाँ मामी जी, अब आप सबसे मिले काफ़ी टाइम हो गया था, तो सोचा आपसे मिलाऊं, स्पेशली मालिनी जी से। इंगेजमेंट के बाद हमारी अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई, इनसे बात ही नहीं हो पाई, और जब कॉल करता हूँ तो ये इतनी बिज़ी होती हैं कि मेरा फ़ोन भी जल्दी नहीं उठाती, और आज उठाया तो मुझे इतना सुना दिया इन्होंने कि बस इसीलिए मैं इनसे मिलने चला आया। सोचा लंच पे ले जाऊं, इससे हम थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर पाएंगे। अमन मालिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मालिनी तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मामी बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा, ज़रूर ले जाइए। वैसे भी अब यह आपकी ही है, आप चाहे जहाँ ले जाएं इसे, यह मना नहीं करेगी। मालिनी बोली, मामी मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। तभी मामी उस पर चिल्लाती है, क्या बोला तूने? हिम्मत कैसे हुई तेरी बोलने की? यह तेरे होने वाले पति हैं और तुझे इनकी हर बात माननी पड़ेगी, समझी तू? फिर वह अमन से बोलती हैं, दामाद जी
अगर इसने किसी भी तरह की बात के लिए मना किया आपको तो आप मुझे बताइएगा, फिर देखिए कैसे मैं इसकी अक्ल ठिकाने लाती हूँ। मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन मालिनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, जी मम्मी जी, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मालिनी मुझे बहुत समझदार लगती है। क्यों मालिनी? तभी मामी, अभी तक यहीं खड़ी है, जा जाकर तैयार हो जा और दामाद जी के साथ लंच पर जा। वह धक्का देकर मालिनी को ऊपर भेज देती है। मालिनी जब चली जाती है तब मामी अमन से बोलती है, ख्याल रखना कि वह कलमूही यहाँ लौट कर वापस न आए। अमन, आप फिक्र मत कीजिए मामी जी, इतनी खूबसूरत चीज़ को भला कोई अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है। अच्छा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मामी, हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। मामी अंदर चली जाती है पानी लेने के लिए और राधिका वहीं बैठी रहती है। तभी अमन, वैसे साली साहिबा आप भी कुछ कम नहीं हैं, आप भी उतनी ही खूबसूरत हैं। तो राधिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है। राधिका गुस्से से बोलती है, मुझसे ना तमीज़ से पेश आना, समझे तुम? और मुझसे फ्लर्ट करने की सोचना भी मत। ये सब ना अपनी उस मालिनी के साथ करना। वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना हिला हुआ है। यह सब मालिनी के साथ करना वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कैरेक्टर के कितने ढीले हो, तो मुझसे ना दूर ही रहना। अमन, बाप रे, यह तो एकदम तीखी मिर्ची है, पर मेरी वाली भी कुछ कम नहीं। यह तीखी मिर्ची है तो वह लाल मिर्ची है। यह कहकर वह मुस्कुराने लगता है। तभी मामी पानी लाकर उसे देती है और बोलती है, यह कलमूही अभी तक आई नहीं नीचे, लगता है मुझे ही उसे लेकर आना पड़ेगा। मामी जी अंदर जाती हैं तो देखती हैं मालिनी रेडी थी, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी, बल्कि दरवाजे के पास खड़ी आंखों में आंसू लिए पता नहीं किस सोच में गुम थी। तभी मामी आकर उसका हाथ पकड़ती हुई बोलती हैं, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कब से दामाद जी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और तू पता नहीं किस दुनिया में खोई हुई है। चल मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ते हुए नीचे ले आती हैं। अमन तो उसे बस देखता ही रह जाता है। मालिनी ने लाइट पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, बालों की पोनी बनाई थी, उसमें लाइट मेकअप किया था, पर वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आंसू लिए वह अमन के पास आती है। अमन तो उस पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। वह बस उसे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। मालिनी को उसका घूरना अच्छा नहीं लग रहा था। मामी जी बोली, अब आप इसको ले जा सकते हैं, यह बिल्कुल तैयार है। अमन मालिनी के करीब आता है। मालिनी थोड़ा डर जाती है। डरते हुए वह एकदम पीछे हो जाती है। आप डर क्यों रही हैं? मैं तो बस आपका दुपट्टा ठीक कर रहा था। तो मालिनी बोली, मैं खुद कर लूँगी, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वह जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक करती है। अमन बोला, जैसी आपकी इच्छा। तो मामी जी बोलती हैं, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? दामाद जी से आखिर वह तेरे होने वाले पति हैं। अमन बोला, कोई बात नहीं मामी जी, अभी यह मुझसे थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर बाद में कंफर्टेबल हो जाएगी, डोंट वरी।
चलिए मालिनी चलते हैं, वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। मालिनी उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, मैं चल तो रही हूँ, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए, इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं है। तो अमन उसका हाथ छोड़ देता है, पर उसे गुस्सा तो बहुत आता है मालिनी के बर्ताव पर, लेकिन फिर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपके करीब आऊँ तो नहीं आऊँगा, सॉरी। मालिनी बाहर जाती है और कार में बैठ जाती है। तभी मामी बोलती हैं, देख कितना उड़ रही है चिड़िया। अमन बोला, हाँ देख रहा हूँ मामी जी, पर आप चिंता मत कीजिए, उड़ती हुई चिड़िया के पंख काटना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। यह बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर अमन बाहर आकर कार में बैठता है। वैसे आज आप बहुत कह ढा रही हैं, तो बताइए कहाँ जाएंगी। मालिनी को तो वह फूटी आंख नहीं भा रहा था, वह कुछ नहीं बोलती। तब अमन भी उससे दोबारा नहीं पूछता। फिर थोड़ी देर बाद वह उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। मालिनी को उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। मालिनी को उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। दोनों जाकर टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। हेलो मैम, हेलो सर। और वेटर अमन को मेन्यू कार्ड थमाते हुए बोलता है, यह लीजिए सर हमारा मेन्यू, आप इसे देख लीजिए। अमन मेन्यू कार्ड लेता है। वह अपने लिए छोले भटूरे मंगवाता है। फिर मालिनी को मेन्यू देते हुए बोलता है, मालिनी तुम्हें जो चाहिए मंगा लो। मालिनी थोड़ा रूड होकर बोलती है, मुझे भूख नहीं है, आपको जो खाना है आप खा लीजिए। अमन गुस्से से वेटर को बोलता है, तुम जाओ और 2 प्लेट छोले भटूरे लेकर आओ, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं खाती। मालिनी उसे घूरने लगती है। अमन भी गुस्से से घूरते हुए बोलता है, देखो मालिनी, जितनी प्यार से मैं तुम्हें पेश आ रहा हूँ, वैसे आज तक किसी भी लड़की से नहीं आया। लड़कियाँ खुद मेरे पीछे आती हैं। मालिनी गुस्से से बोलती है, देखो मिस्टर अमन, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं, समझे तुम। अमन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा तो कैसी लड़की हो तुम, जरा मुझे भी तो बताओ। मालिनी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे। अमन बार बार मुझसे चिपकने की कोशिश मत किया करो, समझे तुम। अमन मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो मालिनी, कुछ महीनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, तब तुम मुझे अपने करीब आने से कैसे रोकोगी, बोलो। तब तो मैं तुम्हारे इतने करीब आऊँगा कि तुम चाह कर भी खुद को मुझसे बचा नहीं पाओगी। इसीलिए अभी जितना ड्रामा करना है कर लो, बाद में तो कुछ करने लायक बचोगी ही नहीं। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। मालिनी तो बस बुद्ध बनी उसकी शैतानी हंसी को देखती रहती है। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और गुस्सा सब साफ साफ झलक रहा था। तभी मालिनी गुस्से से बोलती है, तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। काश कि मैं पहले से मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया इंसान हो, तो मैं इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करती। पर कोई नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो सिर्फ मेरी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हुई है, शादी तो नहीं हुई और ना होगी, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। तब अमन गुस्से से बोलता है, शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूँगा। अब इसमें तुम्हारी हाँ हो या ना हो, आई डोंट केयर। मैं जिस भी चीज़ को पाना चाहता हूँ
उसे हर हाल में पा कर रहता हूँ, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समझी तुम, मिस मालिनी वर्मा? तभी मालिनी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ये घटिया ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि मैं अब तो ये शादी करने से रही। और तो और मैं मामा जी को जाकर तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी कि तुम कितने गिरे हुए और कितने घटिया हो। यह बोलकर वह उठकर जाने लगती है। तभी अमन भी जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रुक जाओ मालिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। लेकिन मालिनी एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकती, बल्कि तेज कदमों से रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाती है। अमन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत मामी को कॉल लगाता है। हेलो मामी जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। मालिनी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और अब वो ये बात अपने मामा जी को बताने जा रही है। अभी अभी वो यहाँ से निकली है। अगर मैंने उसे रोक लिया तो ठीक, पर अगर नहीं रोक पाया और वो घर पहुँच गई तो आप उसे रोक लीजिएगा और राजेश अंकल से मत मिलने दीजिएगा प्लीज़। मामी, क्या ये कैसे हो गया? अभी तक तो इस शादी के लिए तैयार थी। तुमने ऐसा क्या कर दिया कि उसने शादी से मना कर दिया? तुमसे एक लड़की नहीं संभाल पाई? पहले वाली भी भाग गई और अब दूसरी भी जा रही है। अमन, देखिए मामी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। आप अपने हस्बैंड को संभालिए। कहीं वो अपनी प्यारी भांजी मालिनी की मोह माया में बहन गए तो ये शादी फिर होने से रही और फिर वो कभी ये शादी नहीं होने देंगे। सुन रही हैं ना आप? मामी, मुझे ना तुमसे ज़्यादा पता है, तो ज़्यादा बकबक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस शादी को मैं किसी भी हाल में टूटने तो नहीं दूंगी। उस मालिनी को तो यहाँ से दफा करके रहूंगी। अमन, ओके, आप सोचिए, तब तक मैं उसे ढूंढता हूँ। तब वह कॉल कट कर देता है और मालिनी को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। वह चारों ओर नज़र दौड़ाता है तो देखता है कि मालिनी कुछ दूरी पर खड़ी रोड क्रॉस कर रही है। तभी अमन उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, समझी तुम? शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूँगा, किसी भी कीमत पर। अभी के अभी मेरे साथ वापस रेस्टोरेंट चलो। वह अमन से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे मिस्टर अमन, तुम्हारी सच्चाई तो मैं मामा जी को बता कर ही रहूँगी। यह बोलकर वह हड़बड़ाहट में रोड क्रॉस करने लगती है, जिससे सामने से आ रही कार को नहीं देख पाती और गलती से उसके सामने आ जाती है। वो कार वाला भी काफ़ी हद तक मालिनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी कार को दूसरी साइड घुमा देता है, जिससे मालिनी को हल्की टक्कर लगती है और मालिनी वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अमन ये देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी उस कार में से वो शख्स बाहर आता है और दौड़कर मालिनी के पास जाता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि फेमस बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक था। वहाँ और लोग भी आ जाते हैं। काफ़ी भीड़ लग जाती है। वीर मालिनी को देखता है। गिरने की वजह से उसके सिर में चोट आई थी, जिससे काफ़ी खून बह रहा था और पैर में भी चोट आ गई थी। वीर मालिनी की नब्ज चेक करता है, जो अभी भी चल रही थी। फिर वीर जल्दी से मालिनी को गोद में उठाकर कार में बैठाता है और उसका बैग भी कार में डालता है और फिर वह कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। उस कार में से जो शख्स बाहर आता है
वह दौड़कर मालिनी के पास जाता है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि फेमस बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक था। वह और लोग भी आ जाते हैं। काफ़ी भीड़ लग जाती है। वीर मालिनी को देखता है। गिरने की वजह से उसके सिर में चोट आई थी, जिससे काफ़ी खून बह रहा था और पैर में भी चोट आई थी। वीर मालिनी की नब्ज चेक करता है, जो अभी भी चल रही थी। फिर वीर जल्दी से मालिनी को गोद में उठाकर कार में बैठाता है और उसका बैग भी कार में डालता है और फिर कार लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। वहाँ के डॉक्टर वीर को देखकर चौंक जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर बोलता है, अरे वीर सर, आप? वीर, देखिए, अभी मुझसे सवाल करने का वक्त नहीं है। प्लीज़ आप जल्दी से इनको एडमिट कर लीजिए। देखिए कितना खून निकल रहा है। वीर मालिनी को गोद में उठाए खड़ा था, जिसका खून वीर की सफ़ेद शर्ट पर भी लग गया था। डॉक्टर जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाते हैं और मालिनी को वार्ड में ले जाते हैं। वहाँ उसकी मरहम पट्टी होती है। वीर बाहर ही खड़ा था। तभी एक नर्स आती है और वीर को एक फॉर्म देते हुए बोलती है, सर ये फॉर्म फिल कर दीजिए। तब वीर वह फॉर्म लेकर फिल करने लगता है कि तभी एक नर्स बोलती है, सर प्लीज़ आप घबराइए नहीं, आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। वीर का हाथ फॉर्म फिल करते करते रुक जाता है। वो उस नर्स को गुस्से से देखने लगता है। वीर का गुस्सा देखकर वो नर्स डर जाती है। तभी एक डॉक्टर, जो यह सब सुन रहे थे, तुरंत उसके पास आते हैं और गुस्से से डांटते हुए बोलते हैं, तुम्हें जब कुछ पता ना रहे तो बोला मत करो। वो नर्स सॉरी सर बोलकर चली जाती है। तो वीर फिर से फॉर्म फिल करने लगता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, सॉरी सर, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। वीर उस डॉक्टर को एक नज़र देखता है और बोलता है, इट्स ओके, यह फॉर्म फिल हो गया है, ये लीजिए। वह डॉक्टर चुपचाप फॉर्म ले लेता है। इधर मामा बहुत परेशान थे कि मालिनी अभी तक आई क्यों नहीं, कि अमन के साथ गए काफ़ी वक्त हो गया है। उनका गुस्सा बार बार मामी पर निकल रहा था। मामी भी थोड़ी सोच में पड़ गई कि वह कलमुही अभी तक लापता है। कहीं इस अमन ने कुछ कर तो नहीं दिया, और बार बार अमन को कॉल कर रही थी, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राजेश जी बहुत नाराज़ थे सिया से। उसने अमन के साथ मालिनी को क्यों भेजा। उधर अमन अपने घर पर पहुंच जाता है और बार बार वह यही सोच रहा था कि क्या करे, मामी को फ़ोन करे या नहीं, उन्हें मालिनी के एक्सीडेंट के बारे में बताए या नहीं। वह अपने रूम में इधर उधर तेज़ी से चल रहा था कि तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है। क्या हुआ अमन, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? अमन अपनी घबराहट और डर को छुपाते हुए बोलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। उसकी माँ बोलती है, ठीक है, चलो अब खाना खा लो। अमन बोलता है, मॉम आप चलिए, मैं आता हूँ। कि तभी अमन की माँ का फ़ोन बजने लगता है। अरे, मालिनी की मामी का फ़ोन क्यों आ रहा है? अमन यह सुनकर घबरा जाता है। उसकी माँ फ़ोन उठाती है तो मामी जी अमन से बात करने का बोलती है। तो अमन की माँ उसको फ़ोन देकर जल्दी आने का बोलकर बाहर आ जाती है। उनके जाने के बाद अमन जल्दी से रूम का दरवाज़ा बंद करता है और कॉल रिसीव करता है। हेलो मामी जी, बोलिए।
मामी गुस्सा होते हुए बोलती हैं। अब महाशय ने फ़ोन उठाया जब उसकी माँ पर कॉल किया है। अपनी मॉम के जाने के बाद अमन जल्दी से रूम का दरवाज़ा बंद करता है और बोलता है, हेलो मामी जी, बोलिए। मामी जी गुस्सा करते हुए बोलती है, वाह, तो अब महाशय ने फ़ोन उठाया जब उनकी माँ पर कॉल किया। अमन, वाह मामी जी, एक्चुअली मेरे फ़ोन का चार्ज चला गया था, इसीलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मामी, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। वह कलमुही कहाँ है? अमन घबराते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता मामी जी। ये क्या बकवास कर रहे हो? वह तुम्हारे साथ गई थी। हाँ, वह मेरे साथ थी, पर मैंने आपको बताया तो था कि मालिनी ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था और वह घर जा रही थी अपने मामा को सब बताने, और आपने भी तो कहा था कि मैं कुछ करती हूँ। मामी गुस्से से बोलती है, पर वह अभी तक घर नहीं आई और तुमने भी तो कहा था कि तुम उसे ढूंढने जा रहे हो। अमन, हाँ गया था, पर वह नहीं मिली। मुझे लगा कि घर चली गई होगी, इसीलिए मैं भी अपने घर आ गया। मामी बोली, अरे नहीं, वह चुड़ैल अभी तक घर नहीं पहुंची। और इधर राधिका के पापा सारा गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं, मगर वह कलमुही नहीं मिली तब तो राधिका के पापा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं ही गधी थी जो उसको तुम जैसे लापरवाह इंसान के साथ भेज दिया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे वह मालिनी यहाँ हर हाल में चाहिए, वरना राधिका के पापा तो मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। सुन रहे हो ना तुम? देखिए मामी जी, मैं उसका होने वाला पति हूँ, कोई नौकर नहीं, समझी, जो उसे ढूंढता फिरूं। और दूसरी बात, वह कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अपने घर का रास्ता भूल जाए। वह अपने घर का रास्ता बखूबी जानती है। अगर घर आना होगा तो आ जाएगी। आप मुझे परेशान मत कीजिए। मामी जी बोली, ज्यादा ही जबान चल रही है तुम्हारी। अपनी जबान को लगाम में रखो और मुझसे तमीज से बात किया करो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि इस बदतमीजी की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़े तुम्हें। तब अमन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अमन मामी जी को बहुत अच्छे से जानता था, उनकी रग रग से वाकिफ था। मामी बोली, और हाँ, तुम ही आए थे उसे लंच पर ले जाने, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा। अमन, हाँ मानता हूँ कि आपने उसे मेरे साथ भेजा, पर उसे भी तो मेरे साथ ही रहना चाहिए था। वह मुझे बुरा भला बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर चली गई और मैं उसे ढूंढता रह गया, तो मुझे वह नहीं मिली तो मैं क्या करता? मैं घर आ गया। मामी बोली, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उस कलमुही को? एक बार घर आ जाए तब बताती हूँ उसे। ऐसी खातिरदारी करूंगी कि फिर कभी ऐसा कुछ करने की सोचेगी भी नहीं। अमन, आपको जो सही लगे आप वह कीजिएगा उसके साथ। अभी मैं रखता हूँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। यह कहकर वह कॉल कट कर देता है। अमन कॉल कट करने के बाद सोचने लगता है, अच्छा हुआ जो मैं एकदम सही समय पर वहाँ से भाग गया, वरना तो मैं फंस ही जाता, क्योंकि मालिनी का एक्सीडेंट कहीं ना कहीं मेरे कारण ही हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके आगे क्या हुआ, क्योंकि मैं तो वहाँ से भाग गया था। कहीं वो मर मरा ना गई हो। अगर ऐसा हुआ तो कहीं मैं फंस ना जाऊं। ओह नो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मालिनी के एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, इसी में ही मेरी भलाई है। इधर वीर वार्ड के बाहर ही खड़ा होता है कि तभी डॉक्टर विनय मालिनी के वार्ड से बाहर आते हैं। वीर, डॉक्टर विनय, वो लड़की कैसी है? विनय, डोंट वरी मिस्टर वीर, अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है, बस अभी बेहोश है, पर थोड़ी देर में होश आ जाएगा।
तब आप उससे मिल सकते हैं। वीर, क्या उन्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा? डॉक्टर विनय, ये तो मुश्किल है मिस्टर वीर, क्योंकि उनके सर पर और पैर पर काफ़ी चोट आई है और अभी उनके ज़ख्म भी ताज़ा हैं। तो सॉरी, आज डिस्चार्ज मिलना तो मुश्किल है, पर कल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। कल उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। यह बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब वीर सोचने लगता है कि इस लड़की के घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मुझे उन्हें कांटेक्ट करना होगा, पर कैसे? तभी उसे याद आता है, उस लड़की के पास पर्स था। शायद उसमें उसका फ़ोन हो। वह जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आता है और अपनी कार्ड से मालिनी का पर्स निकालता है। उसमें से जैसे ही वह फ़ोन निकालता है कि तभी मालिनी का फ़ोन बजने लगता है। वह देखता है कि उसमें मामा जी का नाम शो हो रहा था। वह जल्दी से कॉल रिसीव करता है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो मालिनी, मेरी बच्ची, कहाँ है तू? मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम ठीक तो हो बेटा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी वीर, हेलो। तभी मामा जी हैरान होते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो? हेलो, देखिए आपकी बेटी। तभी मामा जी हैरान होते हुए बोलते हैं, तुम कौन हो? मेरी मालिनी कहाँ है? वीर, मेरा नाम वीर है। मिस मालिनी का एक्सीडेंट हो गया है, अभी वो हॉस्पिटल में है। प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। राजेश यह सुनकर चौंक जाते हैं और हकलाते हुए बोलते हैं, क्या क्या हुआ मेरी बच्ची को? वह ठीक तो है? वीर बोलता है, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए, उनकी कंडीशन अब ठीक है, आप परेशान मत होइए, बस जल्दी से यहाँ आ जाइए। राजेश जी, ठीक है, हम बस अभी आते हैं। वीर कॉल कट करके वापस हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। इधर मालिनी को भी होश आ जाता है। वह धीरे से उठकर बैठती है और अपने सिर को पकड़ लेती है। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे याद करती है कि कैसे उस अमन की वजह से वो यहाँ पहुँच गई। वो अपने मामा जी को सब बताने जा रही थी, लेकिन उस अमन की वजह से यहाँ पर पहुँच गई। उसे अपने मामा जी की बहुत याद आ रही थी। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और मालिनी के पैर में भी दर्द हो रहा था। तभी नर्स अंदर आती है। अरे, आपको होश आ गया, यह तो बहुत अच्छी बात है। मालिनी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मेरे मामा मामी कहाँ है? नर्स, मामा मामी का तो पता नहीं, पर आपके हस्बैंड ज़रूर यहाँ हैं, वह आपको यहाँ लेकर आए हैं। मालिनी को गलतफहमी हो जाती है। वह सोचती है कि उसे अमन यहाँ लेकर आया है। तभी नर्स बोलती है, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ, आप उसे खा लीजिएगा तो आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। तभी मालिनी गुस्से से बोलती है, उस अमन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वह धीरे धीरे बेड पे से उतरती है कि तभी उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। दर्द की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने वाली होती है कि वीर उसे पकड़ लेता है और फिर उठाकर बेड पर बैठाकर बोलता है, मिस मालिनी, आपको इस तरह से नहीं उतरना चाहिए था, अभी आपके ज़ख्म ठीक नहीं हुए हैं। मालिनी उसे हैरानी भरी नज़रों से देखती, फिर वह उससे पूछ लेती है, आप कौन हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? वीर, देखिए मैं आपको नहीं जानता, वह तो आप अपनी लापरवाही की वजह से मेरे कार के सामने आ गईं और आपका एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा, जिससे मुझे अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी। तभी मालिनी हैरान होते हुए बोलती है। वीर की बात सुनकर मालिनी बस उसे देख रही थी और मन में सोचती है कि किस तरह का इंसान है, इसको सिर्फ अपने मीटिंग की पड़ी हुई है। और ज़ोर से बोलती है, बस करें मिस्टर, जो भी आपका नाम है। तो वीर कहता है, मेरा नाम वीरेंद्र है। इस पर मालिनी बोलती है, ओके मिस्टर वीरेंद्र, आपने मेरी जान बचाई, मुझे अस्पताल ले आए, इसके लिए थैंक यू। अब मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अब मैं ठीक हूँ
और अपने घर और अपने घर वालों को खुद ही बुला सकती हूँ। अब आप जा सकते हैं। वीर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया है। मालिनी, क्या? तो वीर कहता है, हाँ, और अब जब तक वो लोग यहाँ नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं हूँ, समझिए आप। तो मालिनी बोलती है, आपको मेरी फैमिली का कैसे पता चला? तो वीर बोलता है, आपके फ़ोन से आपके मामा जी का कॉल आ रहा था तो मैंने पिक कर लिया, अब वह लोग आते ही होंगे। मालिनी कुछ नहीं बोलती। तभी वीर का फ़ोन बजने लगता है। वह एक्सक्यूज़ मी बोलकर बाहर चला जाता है बात करने। थोड़ी देर बाद बात करके वो डॉक्टर विनय के पास जाता है। डॉक्टर विनय, मुझे अर्जेंट ही जाना होगा, आप उस लड़की का ध्यान रखिएगा, उसकी फैमिली बस आती ही होगी। विनय, ओके मिस्टर वीर, डोंट वरी, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, नर्स है उसका ध्यान रखने के लिए। ओके डॉक्टर, बोलकर वीर वहाँ से चला जाता है। तभी मालिनी के मामा और मामी आते हैं। मामा तो बहुत परेशान थे, पर मामी, उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। मालिनी को देखकर मामा के आंखों में आंसू आ जाता है। वह तुरंत मालिनी को गले लगा लेते हैं। मालिनी भी उनको देखकर खुश हो जाती है। मामा, बेटा कैसी है तू? और ये सब कैसे हो गया? मालिनी, मैं अब ठीक हूँ मामा जी, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। मामा जी, लेकिन बेटा तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तू तो अमन के साथ थी ना? अमन का नाम सुनकर मालिनी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। मामा जी, बोल बेटा। तभी मामी अमन का नाम सुनकर सोचने लगती हैं कि कहीं इस कलमुही ने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, तब तो ये शादी भी रुक जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मालिनी जैसे ही मामा जी को अमन के बारे में बताने जाती है, तभी मामी ड्रामा करते हुए मालिनी के पास आती हैं। अरे मालिनी, मेरी बच्ची, तू सच में ठीक है ना? तुझे तो कितनी चोट आई है, किस कलमुहे ने तेरी ये हालत कर दी? मालिनी को मामी का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। वो मामी को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी और मन में सोच रही थी कि ये इनको अब कौन सा नया ड्रामा सूझा है। तभी मामी, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे मैं तेरी मामी हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो तेरी ऐसी हालत पर खुश हो जाऊँ। मालिनी, हाँ तो मैं आपको कहाँ कुछ कह रही हूँ। मामी मन में सोचती है, इस कलमुही की ज़ुबान तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है। तभी नर्स अंदर आती है। उन दोनों को देखकर पूछती है, आप लोग कौन हैं? मामा जी, हम मालिनी के मामा मामी हैं। नर्स, अच्छा, लेकिन इनके पति वो कहाँ गए? मामा जी और मामी ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी मालिनी नर्स से बोलती है, अरे नहीं सिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो मेरे पति नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। नर्स थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, अच्छा, पर जिस तरह से वो आपको गोद में उठाकर लाए और आपकी फिक्र कर रहे थे, मुझे तो लगा कि आपके पति हैं। सॉरी। मालिनी, कोई बात नहीं। फिर वो नर्स चली जाती है। तभी मामा जी मालिनी से पूछते हैं, ये नर्स किसके बारे में बात कर रही थी बेटा? मालिनी, वो मामा जी ये मिस्टर वीर के बारे में बोल रही थी। मामा जी, वीर, ये कौन है? मालिनी, एक्चुअली मामा जी मेरा एक्सीडेंट मिस्टर वीर के कार से हुआ था, लेकिन गलती उनकी नहीं थी। मैं ही रोड के बीच में आ गई थी और अचानक से उनके कार के सामने आ गई। तब मिस्टर वीर मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे और इस वजह से सिस्टर को गलतफहमी हो गई। मामा जी, ओह, तब तो हमें उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। तभी डॉक्टर विनय अंदर आते हैं और मालिनी को चेक करते हैं। मामा जी, डॉक्टर साहब, मालिनी अब कैसी है? डॉक्टर विनय, अब ये ठीक है। मामा जी, तो क्या हम अब मालिनी को घर ले जा सकते हैं? जी नहीं, आज भर तो इन्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि अभी इनके ज़ख्म ताज़े हैं।
कल इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब आप इन्हें ले जा सकते हैं। मामा जी ठीक है, आप मुझे हॉस्पिटल का बिल बता दीजिए। डॉक्टर विनय, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा बिल मिस्टर वीर ने पहले ही भर दिया है। मामा जी चौंकते हुए बोलते हैं, क्या? लेकिन उन्होंने क्यों भरा? डॉक्टर साहब, मिस्टर वीर इस समय कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर विनय, देखिए वो चले गए हैं। मामा जी चले गए, पर कहाँ? डॉक्टर विनय, मुझे नहीं पता, उन्हें अर्जेंट कॉल आया था तो वो निकल गए। ये बोलकर डॉक्टर विनय वहाँ से चले जाते हैं। मालिनी, मामा जी आप परेशान मत होइए, मैंने वीर से मिलकर उनके पैसे उन्हें लौटा दूंगी। मामा जी मान जाते हैं। अगले दिन मालिनी को डिस्चार्ज मिल जाता है। मामा जी उसे घर ले जाते हैं। मालिनी को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिन लग जाते हैं। मालिनी जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वह मामा जी को अमन के बारे में सब बता देती है कि अमन कितना घटिया इंसान है। मामी तो बहुत कोशिश करती है कि मालिनी अमन की सच्चाई मामा जी को ना बताए, लेकिन मामी जी की हर कोशिश पर पानी फिर जाता है। मामा जी तो अमन की सच्चाई जानकर चौंक जाते हैं। फिर वह अमन के बारे में सब डिटेल से पता करते हैं। तब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि अमन की एक शादी पहले भी हो चुकी थी, और तो और वो एक नंबर का बिगड़ैल है और कैरेक्टर का बहुत ही घटिया है। मामा जी तो इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि मामी को एक थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि ये रिश्ता तो मामी ही लेकर आई थी और अमन की खूब तारीफ भी कर रही थी। मालिनी और राधिका दोनों ही ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब मामा जी ने मामी पर हाथ उठाया था। मामा जी मामी पर इतना गुस्सा होते हैं कि जितना वो आज तक नहीं हुए थे। सिया तो राजेश का गुस्सा देखकर सहम जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। राजेश सिया से बात नहीं कर रहे थे, जिससे सिया के अंदर मालिनी के लिए नफरत और भी ज़्यादा भर गई थी। और इधर अमन का भी कुछ पता नहीं था। जब से मालिनी का एक्सीडेंट हुआ था तब से अमन ना ही मालिनी से मिला और ना ही कभी उसके घर आया, क्योंकि अमन को मामी के ज़रिए सब पता चल गया था कि कैसे राजेश अमन से खार खाए हुए हैं। लेकिन अमन भी शांत नहीं बैठने वाला था। उसे मालिनी से किसी भी हाल में शादी करनी थी, इसीलिए वह मामी को कॉल करके उनसे बात करता है। मामी तो पहले ही मालिनी से नफरत करती थी और अब तो मालिनी की वजह से राजेश के हाथ से खाया हुआ थप्पड़ भूल नहीं पा रही थी, इसीलिए वह मालिनी से किसी भी तरह बदला लेना चाहती थी। अमन उन्हें एक प्लान बताता है, जिसे सुनकर मामी खुश हो जाती है। वो इस प्लान में अमन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, बस इस शर्त पर कि इस प्लान की खबर राजेश को नहीं होनी चाहिए। अमन भी इस बात की गारंटी देता है कि राजेश अंकल को कुछ नहीं पता चलेगा। अगले दिन मालिनी अपने जॉब पर जा रही थी, तैयार होती है और फिर मामा जी का आशीर्वाद लेकर निकल जाती है। इधर मामी तुरंत अमन को कॉल लगाती है। हेलो, वो कलमुही घर से निकल गई है। ये सुनकर अमन एक डेविल स्माइल देता है और कॉल कट करके किसी और को कॉल लगाता है। हेलो, अपने लोगों को लेकर अभी के अभी यहाँ पहुँचो। दूसरी साइड वाला शख्स बोलता है, ओके हम अभी पहुँचते हैं। मालिनी ऑटो का वेट कर रही थी, पर कोई ऑटो ही नहीं आ रहा था। बहुत देर वेट करने के बाद एक ऑटो आता है। मालिनी उसे तुरंत रोकती है। भैया आप मुझे रीवा रोड तक छोड़ दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आप थोड़े ज़्यादा पैसे ले लीजिए, पर मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए प्लीज़ भैया। ऑटो वाला बोलता है, सॉरी मैडम, मैं उस रास्ते पर नहीं जा रहा, आप कोई और ऑटो ले लीजिए। ये बोलकर वो चला जाता है। मालिनी वहीं खड़ी रहती है और बोलती है, लगता है आज मुझे बहुत लेट होने वाला है। ये सारे ऑटो वाले कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूँ? तभी एक ऑटो आता है। मालिनी उसके पीछे भागते हुए जाती है। अरे सुनिए भैया, रुक जाइए प्लीज़। वह उसे रोकने के चक्कर में रोड के बीच में आ जाती है। सामने से एक ब्लैक कलर की कार आ रही थी। मालिनी यह देखकर डर जाती है।
वह कार मालिनी के एकदम करीब आकर झटके से रुक जाती है। डर के मारे मालिनी अपनी आंख बंद कर लेती है, पर जब मालिनी अपनी आंख खोलती है तो खुद को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन वो इंसान जो कार में बैठा था गुस्से से लाल होकर बाहर आता है और मालिनी पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मरने का बहुत शौक है क्या, जो हमेशा मेरी कार के सामने आ जाती हो। अगर इतना ही शौक है मरने का तो कहीं और जाकर मरो, हर बार मेरी ही कार के सामने क्यों आ जाती हो। मालिनी चौंकते हुए बोलती है, आप? तब वीर बोलता है, हाँ मैं। अगली बार मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी थी, पर अब नहीं करने वाला। जब तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो क्यों तुम्हारी हेल्प करूं। तो मालिनी गुस्से से बोलती है, बस कीजिए मिस्टर वीर, मैं कब से सुनती जा रही हूँ, कितना बोलते हैं आप। और ये क्या मरना मरना लगा रखा है। मानती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, मुझे हॉस्पिटल ले गए, उसके लिए थैंक्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सुनाते रहें। वीर, यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियों से तो बात ही करना बेकार है। खुद का टाइम तो वेस्ट करती ही हो, सामने वाले का टाइम भी वेस्ट कर देती हो। यह बोलकर वह अपनी कार के पास जाता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने ही वाला होता है कि तभी मालिनी गुस्से से उसके पास आती है और उसकी कार का दरवाज़ा बंद करते हुए बोलती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर वीर, आप समझते क्या हैं खुद को। आपके मुंह में जो आ रहा है आप बोलते ही जा रहे हैं। और क्या कहा आपने कि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ। वक्त की कीमत मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता मिस्टर वीर, इसीलिए आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप। और हाँ, एक मिनट, यह कहकर वह अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और उसे वीर के हाथ पर रखती हुई बोलती है, यह वह पैसे हैं जो आपने हॉस्पिटल में मेरे इलाज के दौरान भरे थे। वीर एकदम गुस्से से बोलता है, यह क्या बदतमीज़ी है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैं तुम्हें ऐसा वैसा इंसान नज़र आता हूँ। तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। मालिनी, नहीं, मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। वीर गुस्से से लाल होते हुए उसके पास आता है और वही पैसे वापस मालिनी के हाथ पर रखते हुए बोलता है, रखो अपने पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी जितने पैसे तुमने मुझे दिए हैं ना, उतने तो मेरे सर्वेंट की सैलरी भी नहीं है। और क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे नहीं जानती। तो मिस मालिनी, बहुत जल्द ही तुम मुझे जान जाओगी। मालिनी उसे घूर कर देख रही थी। तभी वहाँ एक ऑटो वाला आता है और मालिनी के पास रुकता है। वह ऑटो वाला मालिनी से बोलता है, मैडम आप कहीं जाना है? अगर जाना है तो बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। वीर एक नज़र तो ऑटो वाले को देखता है। ऑटो वाला उसे बड़ा अजीब लगता है। तभी वह ऑटो वाला फिर से मालिनी से बोलता है, मैडम अगर आपको कहीं जाना है तो बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तभी मालिनी, नहीं नहीं रुकिए भैया, मुझे जाना है, आप बस मुझे रीवा रोड तक छोड़ दीजिए। ओके मैडम, आइए बैठिए। वीर जब ऑटो में देखता है तो उसे और भी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसमें पीछे के साइड 4 लोग बैठे थे, वह भी सारे आदमी थे। मालिनी ऑटो में बैठने के लिए जाने लगती है कि वीर उसे रोकते हुए बोलता है, रुको मालिनी। मालिनी पलट कर बोलती है, क्या है, अभी और कुछ सुनाना बाकी रह गया है क्या। तब वीर कड़क आवाज में बोलता है, समझ नहीं आता कि तुम सच में इंटेलिजेंट हो कि बनने की कोशिश करती हो। मालिनी चीखते हुए कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर वीर, तुम्हें नहीं लगता कि ऑटो में बैठने से पहले सब अच्छे से चेक कर लेना चाहिए।
मालिनी गुस्से से बोलती है, देखिए मिस्टर वीर, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह बोलकर वो ऑटो के पास जाती है। उन आदमी में से एक आदमी उठकर आगे जाकर बैठ जाता है। तब मालिनी उसकी जगह बैठ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मालिनी को भी थोड़ा डर लग रहा था, पर उसे अपनी जॉब पर जाना था, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं सोचती। मालिनी के बैठते ही ऑटो निकल जाता है। वीर वहीं खड़ा ऑटो को जाता हुआ देखता रह जाता है। वीर गुस्से से बोलता है, यह लड़की इतनी बेवकूफ़ है, मुझे नहीं पता था। वैसे तो खुद को बहुत होशियार समझती है, पर है एकदम बेवकूफ़। अब यह अपनी ही गलती की वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है। पर मुझे क्या, मैंने तो समझाने की कोशिश की, पर जब उसको समझना ही नहीं, खुद की सेफ्टी की पड़ी ही नहीं, इसमें मैं क्या करूं? अब जब बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगी तब उसे अक्ल आएगी। मुझे क्या, वह बोलकर अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है। वीर अपने मन को मनाने की कोशिश करता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? इतनी होशियार है तो खुद अपनी हेल्प कर सकती है। मैंने उसका ठेका थोड़े लिया है जो हर बार उसकी मदद करता रहूं। मैं नहीं जाने वाला उसकी हेल्प करने। वह अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर आखिर में हार जाता है, क्योंकि भले ही वह नेचर से खड़ूस था, पर बेरहम नहीं था। इसीलिए वह न चाहते हुए भी अपनी कार रिवर्स करता है और उस ऑटो को ढूंढने लगता है जिसमें मालिनी बैठी थी। इधर मालिनी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि चारों कब से उसे ही घूर रहे थे। आखिरकार उससे रहा नहीं जाता। वह उनको गुस्से से बोलती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे घूरते हुए? तभी उनमें से एक बोला, जब सामने हुस्न की परी हो तो देखना तो बनता है ना। तभी दूसरा बोला, हाँ सही कहा, एकदम जबरदस्त है। यह मालिनी गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती है, तुम सब कितने घटिया हो। वह ऑटो वाले से बोलती है, ऑटो रोको, मुझे अभी उतरना है। ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आपकी मंजिल भी नहीं आई। मालिनी घबराते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा ना अभी ऑटो रोको, सुनाई नहीं देता? तभी उन चारों में से एक बोला, मन तो नहीं कर रहा इसको उस अमन के पास छोड़ने का, पर पैसे लिए हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। मालिनी अमन का नाम सुनकर चौंक जाती है। क्या, उस अमन ने तुम सबको भेजा है? हाँ, उसने ही हमें भेजा है तुम्हें उठाने के लिए, पर तुम्हें देखकर तो प्लान चेंज करने का मन कर रहा है। तभी मालिनी गुस्से से बोलती है, देखो दूर रहना, तुम सब मुझसे मेरे करीब भी मत आना। हम तो आएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर मालिनी ऑटो से कूदने लगती है। अभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक बोलता है, पागल है क्या, जो इतनी तेज स्पीड से चल रहे ऑटो से कूदने की कोशिश कर रही है? मालिनी गुस्से से बोलती है, तुम जैसे घटिया लोगों के हाथ लगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। तभी उनमें से एक गुंडे को अमन का कॉल आता है। वह फ़ोन उठाता है। तभी अमन बोलता है, क्या हुआ, काम हुआ? हाँ सर, हो गया। अमन, गुड, अब जल्दी से मेरी मालिनी को मेरे पास लेकर आओ। गुंडा, ओके सर, हम उसे बस आपके पास ही ला रहे हैं। अमन, जल्दी करो। और हाँ, तुम चारों कान खोल कर सुन लो, उस पर किसी ने भी अपनी गंदी नज़र डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा हाल करूँगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे, और पैसे तो भूल ही जाना। गुंडा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमें पैसा ज़्यादा प्यारा है। अमन, ठीक है, अब उसे बस मेरे पास ले आओ।
और अपने पैसे ले जाओ। गुंडा, जी सर, हम बस आ ही रहे हैं। मालिनी अपने मन में सोचती है, वह अड़ियल जिद्दी इंसान ठीक ही कह रहा था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसकी बात को समझ ना सकी। अब क्या करूं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं? वह घटिया अमन, उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं अगर उसने मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करी तो। लेकिन अभी क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? तभी एक गुंडा मालिनी के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, इतनी दूर क्यों बैठी हो? ज़रा पास तो आओ ना। मालिनी गुस्से से उसे थप्पड़ जड़ देती है, दूर रहो। लेकिन वह गुंडा नहीं सुनता, तो मालिनी दोबारा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। दूर रहो कहा ना, समझ नहीं आता? मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मालिनी गुस्से से बोलती है, तूने मुझे एक बार थप्पड़ मारा, मैंने कुछ नहीं बोला, पर दोबारा तूने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। वह चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई है? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उधर वीर को कुछ देर इधर उधर देखने के बाद आखिरकार मालिनी का ऑटो मिल ही जाता है। वह उस ऑटो का पीछा करने लगता है। इधर मालिनी के चिल्लाने पर एक गुंडा उन सब गुंडों से बोलता है, अरे यार, इसे चुप करवा, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि हम इसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। तब उनमें से एक गुंडा मालिनी के मुंह पर हाथ रख देता है। तभी दूसरा गुंडा, जिसे मालिनी ने थप्पड़ मारा था, वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अब कहाँ बचकर जाएगी? तो अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मालिनी एकदम घबरा जाती है। तभी दूसरा गुंडा, बस बहुत हो गया, हमें इस वक्त पैसे चाहिए, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि यह लड़की। समझ आया तुम सबको? इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस अमन ने सख्ती से कहा है इस लड़की से दूर रहने के लिए, वरना हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। समझे तुम सब? गुंडे मान जाते हैं और मालिनी को भी चैन की सांस आती है। पर वीर बहुत स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था ताकि वह अपनी कार उस ऑटो के आगे लाकर रोक सके। अमन वापस उस बंदे को कॉल करता है और पूछता है, कहाँ हो तुम सब? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? तो वह गुंडा बोलता है, सर हम पहुँच गए हैं, बस थोड़ी सी दूरी पर है। अमन, ओके ठीक है, जल्दी आओ, यह बोलकर कॉल कट कर देता है। इधर वीर तेज स्पीड से अपनी कार लाता है और उस ऑटो के आगे लाकर रोक देता है। वह ऑटो वाला भी तुरंत ब्रेक लगा देता है। उसमें से एक गुंडा बोलता है, अबे यह कौन पागल है, ऐसे कौन गाड़ी लाकर रोकता है? अभी वीर गुस्से से कार से बाहर आता है। यह देखकर एक गुंडा बोलता है, लगता है यह हमसे पिटने आया है। दिखने में तो बहुत रईस लगता है, लेकिन हमसे मार खाने के बाद इसकी सारी रईसी निकल जाएगी। मालिनी तो वीर को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे हैरानी भी होती है। वह मन में सोचती है, यह अकड़ू मुझे बचाने यहाँ आया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वीर एकदम एटीट्यूड के साथ खड़ा था। तभी एक गुंडा उसके पास जाता है और बोलता है, क्यों बे, यह कोट पैंट पहनकर पिटने आया है क्या हमसे? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तेरे पास अभी भी वक्त है, चला जा यहाँ से, वरना बहुत पछताएगा। वीर गुस्से से बोलता है, यह मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, चुपचाप से इस लड़की को छोड़ दे, वरना ऐसा हाल करूँगा कि तू पछताएगा कि तूने इस लड़की को किडनैप ही क्यों किया। वह गुंडा एकदम गुस्से से बोलता है, मैं तो तुझे एक मौका दे रहा था, पर लगता है कि तू पिटने के ही लायक है। वह अपने और गुंडे साथियों को बुलाता है। फिर उन चारों को घूरते हुए बोलता है, लगता है कि तुम सब ऐसे नहीं मानने वाले, तुम सबको बताना पड़ेगा कि वीरेंद्र मलिक क्या चीज़ है। तभी एक गुंडा हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो बताना कि तू क्या चीज़ है, ज़रा हम भी तो देखें, चल हीरोगिरी स्टार्ट कर, हम भी देखते हैं।
कि तुझ में कितना दम है। हम इतने सारे और तू अकेला, बता उस लड़की को कैसे बचाएगा। वहीं मालिनी को एक गुंडा पकड़े हुए था। वह मन में सोचती है, यह वीर आखिर उन गुंडों से क्या बात कर रहे हैं। वैसे तो इन घटिया लोगों से बातें ही क्यों कर रहे हैं, पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। उधर वीर गुस्से से आग बबूला होते हुए बोलता है, वीरेंद्र मलिक इतना भी बेवकूफ़ नहीं जो तुम जैसों से लड़कर अपना टाइम वेस्ट करे। तभी एक गुंडा बोलता है, अब बस बहुत हुआ, बहुत उड़ रहा है ना तू, देख अभी हम कैसे तुझे ज़मीन पर पटकते हैं। इतना बोलकर वह गुंडा वीर को मारने जाता है। वह जैसे ही वीर को मारने के लिए हाथ उठाता है, वीर तुरंत उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और कड़क आवाज़ में बोलता है, तुझे देखना था ना कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो देख तू कि यह वीरेंद्र मलिक चीज़ क्या है। वह उस गुंडे का हाथ इतनी कस के मरोड़ता है कि वह दर्द से चिल्लाने लगता है। वीर उसे जोर का धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तभी और गुंडे जो एकदम गुस्से से लाल थे, अपने साथी की ऐसी हालत देखकर दौड़कर वीर के पास आने लगते हैं। तभी वीर गन निकालते हुए जोर से चिल्लाता है, वहीं रुक जाओ, वरना ये सारी की सारी गोलियां तुम सबके भेजे में उतार दूंगा। वह सारे गुंडे गन देखकर डर जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? गन नीचे कर, वरना गोली चल जाएगी। प्लीज गन नीचे कर दे। मालिनी सारा सीन देखकर हैरान थी। वह मन में सोचती है, ये मैं क्या देख रही हूँ। यह डिसेंट सा दिखने वाला बंदा एक गुंडा है। वैसे देखने में तो ये कहीं से भी गुंडा नहीं लगता, बल्कि अच्छे घर का लगता है। पर ये गन लेकर क्यों घूमेगा? ओ गॉड, ये चीज़ क्या है? उधर वीर हंसते हुए बोलता है, क्यों अब निकल गई सारी अकड़? अभी तक तो बहुत उछल रहे थे, अब क्या हुआ? सुनो सब, जैसा कहता हूँ वैसा करो। जल्दी से उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। तब एक गुंडा बोलता है, हाँ ठीक है, तू जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, बस गोली मत चलाना। उनमें से एक गुंडा मालिनी को वीर के पास लेकर आता है। मालिनी जल्दी से वीर के पीछे छुप जाती है। मालिनी वीर के पीछे खड़ी थी। वह धीरे से वीर से बोलती है, मिस्टर वीर, आपके पास भी गन है, इसका मतलब आप भी एक गुंडे हैं। वीर गुस्से से बोलता है, शट अप, क्या बक रही हो? मैं तुम्हें गुंडा दिखता हूँ? मालिनी, लेकिन आपके पास भी तो गन है। वीर, बेवकूफ़ लड़की, ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी है। मालिनी, लेकिन आपको कौन सा खतरा है? तभी वीर उसे घूरते हुए बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगी, बोलो। मालिनी, सच में मिस्टर वीर, आपके हाथ में गन देखकर मुझे तो लगा कि आप भी गुंडे हैं। तब वीर गुस्से से बोलता है, जस्ट शट अप। अब एक और बार मुझे गुंडा बोला ना, तो इन गुंडों को तो बाद में, पहले तुम्हारे ही भेजे में सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा, समझी तुम? मालिनी यह सुनकर तुरंत चुप हो जाती है। मालिनी तुरंत चुप हो जाती है और मन में सोचती है कि कितना खड़ूस है ये इंसान। नाश्ते में करेला खाता है क्या, जो हमेशा कड़वा ही बोलता है। वीर उन गुंडों से बोलता है, सुनो तुम सब, जल्दी से अपना ये ऑटो लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर 1 मिनट और यहाँ रुके तो ये वीर क्या करेगा, तुम सब अच्छे से जानते हो। सब गुंडे जल्दी जल्दी ऑटो में बैठने लगते हैं। तभी मालिनी को कुछ याद आता है, तो वह उस ऑटो की तरफ जाने लगती है कि तभी वीर तुरंत मालिनी का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, तुम पागल हो क्या जो वापस उन गुंडों के पास जा रही हो? मालिनी
अरे मैं तो सिर्फ अपना पर्स लेने जा रही थी। मेरा पर्स उस ऑटो में ही रह गया है। वीर, तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो जो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हो, सिर्फ एक पर्स के लिए। तुम अपनी जान दांव पर लगाना चाहती हो। मालिनी, आप नहीं जानते कि उस पर्स में मेरी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मोबाइल है, मेरे पैसे हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी मॉम डैड की फ़ोटो है। उसे मैं हमेशा अपने साथ अपने पास ही रखती हूँ। मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है। प्लीज़ मिस्टर वीर, आप मेरा पर्स मुझे दिलवा दीजिए। तभी वीर, ओके ठीक है, मांगता हूँ। वीर उन गुंडों से बोलता है, ए सुनो, जाने से पहले लड़की का पर्स दो इसे। तब एक गुंडा पर्स लेकर पास आता है। वीर हाथ आगे करते हुए बोलता है, लाओ मुझे दो। तभी वह गुंडा पर्स देने के बजाय उसके हाथ पर मार देता है, जिससे गन वीर के हाथ से छूटकर गिर जाती है। यह देखकर मालिनी एकदम घबरा जाती है और वीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तो वीर एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुंडा जिसने गन उठाया था उन दोनों के पास आता है और हंसते हुए बोलता है, आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। क्यों बे, बहुत परेशान कर रहा था गन दिखाकर। अब हमारी बारी है। अब हम तुझको दिखाएंगे कि ये हम क्या चीज़ हैं। सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मालिनी एकदम डरी सहमी खड़ी थी। तभी एक गुंडा बोलता है, चल हाथ ऊपर कर अपने, और ज़्यादा चालाकी मत करना। तभी एक गुंडा मालिनी से बोलता है, तूने भी हमें कम परेशान नहीं किया है, वैसे तू है बड़ी कमाल। बोलकर वह मालिनी के पास जाने लगता है। वीर तुरंत मालिनी को अपने पीछे करते हुए बोलता है, दूर रहे इससे, वरना वो हाल करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता। मालिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए वह वीर को कसकर पकड़ ले। दूसरा गुंडा, अगर दूर नहीं हुआ तो क्या करेगा बोल। तभी तीसरा गुंडा, अरे ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब गन हमारे पास है। जो करेंगे अब हम करेंगे। जा और उस लड़की को लेकर आ, देखते हैं कि कैसे रोकता है ये हमें। तभी उसमें से एक गुंडा मालिनी को लेने जाता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अब देखता हूँ कि हमसे कैसे बचती है। एक गुंडा वीर के सर पर गन रखते हुए बोलता है। तभी दूसरा गुंडा मालिनी के पास जाता है और उसे छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही वीर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह गुंडा जमीन पर गिर जाता है। और उसी वक्त वीर उस गुंडे को भी एक लात मारता है जो उसके सर पर गन रखे हुए था, जिससे गन उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। मालिनी तुरंत गन को उठा लेती है। वीर बारी बारी उन सबको धो रहा था, सबसे ज़्यादा उस गुंडे को जिसने मालिनी को छूने की कोशिश की थी। मालिनी वीर को गन देने की कोशिश करती है, पर वीर उन सबको मारने में इतना बिजी था कि उसका मालिनी पर ध्यान ही नहीं जाता। मालिनी तो यह देखकर हैरान थी कि एक अकेला इंसान इतने लोगों को अकेले ही मार रहा है। वीर उन सबको इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वीर पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी देर में ही पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। इस मार पिटाई में वीर को थोड़ी चोट लग जाती है। मालिनी तुरंत उसके पास जाते हुए बोलती है, मिस्टर वीर, आपको तो बहुत चोट आई है। वीर गुस्से से बोलता है, हाँ, यह सब तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। अगर तुम अपने पर्स की जिद ना करती तो यह सब नहीं होता। मालिनी कुछ नहीं बोलती। वीर आगे चला जाता है और मालिनी वहीं खड़े होकर सोच में गुम हो जाती है। तभी वीर
फिर चिल्लाता है, अब क्या सारा दिन यहीं खड़े रहोगी? घर नहीं चलना है? तब मालिनी होश में आते हुए बोलती है, हाँ चलना है, और उसके पीछे जाती है। वीर अपनी कार में आकर बैठ जाता है तो मालिनी भी उसके साथ कार में बैठ जाती है। तब वीर गाड़ी स्टार्ट करता है। मालिनी वीर से बोलती है, मिस्टर वीर। वीर गुस्से से बोलता है, क्या है? वो मुझे आपको थैंक यू कहना था। आपने मेरी जान बचाई इसलिए। वीर कुछ नहीं बोलता, बस कार ड्राइव करता है। तब मालिनी अपने पर्स से उसकी गन निकाल कर देते हुए बोलती है, यह आपकी गन गुंडे के हाथ से गिर गई थी तब जब आपने उसे मारा था। वीर उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, यह तुम्हारे पास थी और तुमने मुझे उस समय नहीं दिया। अगर तुम उस वक्त दे देती तो मुझे इतना लड़ना नहीं पड़ता। मालिनी, पर मैंने तो आपको देने की कोशिश की थी, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। वीर चुप करो, लाओ मेरी गन मुझे वापस दो। वह मालिनी से गन ले लेता है और यह बताओ कि तुम्हारा घर किधर है? मुझे एड्रेस बताओ ताकि जल्दी से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूं। तब मालिनी उसे एड्रेस बताती है। वीर उसे घर लेकर जाता है। दोनों मालिनी के घर के बाहर पहुंचते हैं। वीर मालिनी से बोलता है, अब उतरोगी मेरी कार से या यहीं बैठे रहने का इरादा है? मालिनी चुपचाप कार से उतर जाती है और एक बार फिर से वीर को थैंक यू बोलकर घर के अंदर चली जाती है। मालिनी जैसे ही घर के अंदर आती है, मामी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और गुस्से से बोलती है, यह क्या? यह कलमुही तो वापस चली आई। उस अमन ने तो इसे किडनैप किया था, तो फिर वापस कैसे आ गई? जैसे ही मालिनी अपने रूम में जाने लगती है कि तभी मामी उसे गुस्से से बोलती है, ये देखो इस महारानी को। यहाँ मैं दिन भर मर मर के काम करती हूँ और ये मैडम है कि आने के बाद चली आराम करने। अभी के अभी किचन में जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। तब तक मैं यहाँ सोफे पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मालिनी कुछ नहीं बोलती और सीधे किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। इधर वीर जाने के लिए जैसे ही अपनी कार मोड़ता है कि तभी उसे सीट पर मालिनी का पर्स दिखता है, जो मालिनी गलती से वहीं भूल गई थी। ये देखकर वीर गुस्से से बोलता है, ये बेवकूफ़ लड़की अपना पर्स यहीं भूल गई। उस वक्त तो इस पर्स के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी और अभी देखो खुद ही भूल कर चली गई। ओ गॉड, अब मुझे उसका पर्स देने के लिए उसके घर के अंदर जाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। इधर मामी सोफे पर बैठी आराम कर रही थी कि तभी वो फ़ोन निकालकर उस अमन को कॉल करने लगती हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। इधर वीर मालिनी का पर्स लेकर मालिनी के घर के बाहर आता है, पर दरवाजे पर खड़ा होकर डोर बेल बजाने लगता है। तभी मामी मालिनी को आवाज़ लगाती हैं, अरे कलमुही कहाँ मर गई? जाकर दरवाज़ा खोल, देख कौन आया है। तब मालिनी चाय का कप लेकर आती है और मामी को थमाते हुए दरवाज़ा खोलने चली जाती है। वीर दरवाजे पर खड़ा गर्मी से परेशान हो रहा था। वह बार बार अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए बोलता है, कितनी गर्मी है यहाँ पर। तभी मालिनी दरवाज़ा खोलती है तो सामने वीर को देखकर बोलती है, आप यहाँ? आप तो चले गए थे ना? वीर, कितना टाइम लगाती हो दरवाज़ा खोलने में? देखो क्या हाल हुआ है मेरा, पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। मालिनी, पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ कैसे? तब वीर उसका पर्स उसे देते हुए बोलता है, यह पकड़ो, तुम कार में भूल कर आ गई थी।
अपनी चीज़ों को संभाल कर रखा करो जब वह तुम्हारे लिए इतनी कीमती हो तो। मालिनी, थैंक यू, यह मेरे लिए सच में बहुत कीमती है। मामी गुस्से से बोलती हैं, इस कलमुही को भेजा था दरवाज़ा खोलने, पर पता नहीं यह किस कलमुहे से चिमट गई, अभी तक नहीं आई। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। यह बोलकर वह बाहर आती है और बिना दरवाजे पर नज़र डाले मालिनी को सुनाने लगती हैं, क्या रे, ऐसा कौन सा कलमुहा मिल गया जो तू आना ही भूल गई। मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता मामी का वीर के सामने उससे ऐसे बात करना। वहीं वीर को भी मामी की लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं आती। अभी मामी की नज़र जब दरवाजे पर पड़ती है तो वह वीर को देखते ही रह जाती है। बढ़िया सूट बूट, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, गोरा चिट्टा रंग, वह किसी हीरो से कम नहीं था। तभी मामी मालिनी से बोलती है, क्यों रे, कब से दरवाजे पर मेहमान खड़े हैं और तू उन्हें अंदर नहीं बुला रही। आओ बेटा, अंदर आओ। वैसे तुम कौन हो? देखने से तो बहुत बड़े घर के मालूम होते हो। तभी मालिनी मामी से वीर को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है, मामी ये मिस्टर वीर हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। आज भी कुछ गुंडों से इन्होंने मुझे बचाया। तो मामी तुम ही वीर हो। आओ बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। वीर, नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे कहीं जाना है और वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है। मामी मन में सोचती है, लगता है बहुत रईस घर का है, हमेशा एसी में ही रहता होगा, तभी तो इतनी गर्मी में बेचारा रह नहीं पा रहा। मामी गुस्से से मालिनी से बोलती है, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आ और साथ में रसगुल्ला भी ले आना, जो आज सुबह ही मैं लेकर आई थी। जा जल्दी। मालिनी फिर किचन में चली जाती है। वीर, आप यह सब क्यों मंगा रही हैं? एनीवे, मैं जा रहा हूँ। मामी, अरे बेटा रुको, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ। वीर मन में सोचता है, क्या चिपकू आंटी है या पीछे ही पड़ गई है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मामी, आओ ना बेटा। वीर, तब वीर को अंदर आना ही पड़ता है। मामी उसे सोफे पर बिठाते हुए बोलती है, तुम आराम से बैठो, यह लड़की अभी तक नाश्ता लेकर क्यों नहीं आई। मामी फिर से मालिनी को आवाज़ लगाती है, कहाँ मर गई मालिनी, जल्दी आ नाश्ता लेकर। वीर बोलता है, नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने डाइट के हिसाब से ही चीज़ें लेता हूँ। मामी, ठीक है बेटा, नाश्ता ना सही, कोल्ड ड्रिंक ही पी लेना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वीर, मेरा नाम तो आप जानती हैं ना, फिर क्यों पूछ रही हैं? मामी, अरे बेटा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम वीर है, पर पूरा नाम क्या है, बस यह जानना था। वीर, आप मेरा पूरा नाम जानकर क्या करेंगी? वीर, नाम ही आपके लिए काफ़ी है। मामी मन में सोचती है, बड़ा ही खड़ूस टाइप का इंसान लगता है, लेकिन अमीर भी बहुत लगता है। वह फिर से वीर से सवाल करती हैं, वैसे बेटा देखने से तो तुम बहुत अमीर घर के लगते हो, आखिर तुम करते क्या हो, मतलब तुम्हारा काम क्या है? वीर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मामी का मुंह खुला रह जाता है। अच्छा, तो तुम बिजनेसमैन हो, वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, मतलब मम्मी पापा भी होंगे। वीर, आपको उनके बारे में क्यों जानना है? मामी, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, एक सवाल और, तुम रहते कहाँ हो? तभी वीर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है, देखिए, मैं अपने पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो प्लीज़ आप मुझसे कोई सवाल ना करें। तभी मामी,
अपने मन में बोलती है, कितना एटीट्यूड इस कलमुहे के अंदर है। इतना अमीर जो है, एटीट्यूड तो होगा ही। उसने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, पर मैं भी पक्की खिलाड़ी हूँ। जान कर ही रहूँगी कि आखिर ये है कौन। वैसे इस कलमुहे को क्या ज़रूरत थी उस पनौती को वापस हमारे घर लाने की। अब वापस उस कलमुही को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वीर बोलता है, ओके मैं अब चलता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। मामी, अरे रुको वीर बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। वीर एटीट्यूड के साथ बोलता है, वो आप ही कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। यह बोलकर वह चला जाता है। तभी मालिनी नाश्ता लेकर आती है। मालिनी, अरे मिस्टर वीर कहाँ गए? तभी, अरे नासपीती, अब लेकर आ रही है नाश्ता, जब वो चला गया। सो गई थी क्या किचन में? तेरे नाश्ते का इंतजार करते करते वो चला गया, कम से कम कोल्ड ड्रिंक ही ले आती। तो प्लीज़ आप मुझसे कोई सवाल ना करें। तभी मामी अपने मन में बोलती है, कितना एटीट्यूड है इस कलमुहे के अंदर। इतना अमीर जो है, एटीट्यूड तो होगा ही। उसने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, पर मैं भी पक्की खिलाड़ी हूँ। जान कर ही रहूँगी कि आखिर ये है कौन। वैसे इस कलमुहे को क्या ज़रूरत थी उस पनौती को वापस हमारे घर लाने की। अब वापस उस कलमुही को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वीर बोलता है, ओके अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। मामी, अरे रुको वीर बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। वीर एटीट्यूड के साथ बोलता है, वो आप ही कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। यह बोलकर वह चल जाता है। तभी मालिनी नाश्ता लेकर आती है। मालिनी, अरे मिस्टर वीर कहाँ गए? तभी मामी, अरे नासपीटी, अब लेकर आ रही है नाश्ता, जब वो चला गया। सो गई थी क्या किचन में? तेरे नाश्ते का इंतज़ार करते करते वो चला गया, कम से कम कोल्ड ड्रिंक ही ले आती। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।